हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग स्किल्स। आज की वीडियो में हम एक नए कोर्स लेकर आए हैं। इस कोर्स में हम डील करेंगे कुछ क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चंस पूरे फिजिक्स और केमिस्ट्री की हर एक कंसेप्ट को रिकवर करेगी। और ये जो कोर्स है वो 2 महीने के लिए है, जो कि जेई, नीट और एडवांस के लिए है। इस 2 महीने के अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख करके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, इसके अंदर जो जो कंसेप्ट्स होता है उस सभी कंसेप्ट्स को हम अच्छे तरह से डील करेंगे। और इस 28 महीने में हम पूरे फिजिक्स और पूरे केमिस्ट्री की हर एक कंसेप्ट को हम बाय क्वेश्चंस के थ्रू अच्छे तरह से इसको हम कवर अप करेंगे। तो आइए हम इसमें फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। इसी तरह से हम रोज़ का इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिज़िक्स में सभी क्वेश्चंस को हम 10 क्वेश्चंस को लेकर रोज़ का आएंगे और उस 10 क्वेश्चंस को हम अच्छे तरह से ऑपरेशन करेंगे। पूरे हर एक कंसेप्ट को हम डीपली कवर अप करेंगे। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैव 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ईच। मतलब इसमें से कौन सा स्पीसीज है पेयर में जिसमें दोनों के पास एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। एक ऑप्शन ये, एक ऑप्शन ये, एक ऑप्शन ये, एक ऑप्शन ये। तो 4 ऑप्शन गिवन है। चारों ऑप्शन में से कौन सा स्पीसीज है जिसमें दोनों के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। तो देखिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए कि ये क्वेश्चंस कहाँ से आया है, इसका ऑरिजिन देखो, ये क्वेश्चंस कहाँ से। तो ये क्वेश्चन पहली बात केमिस्ट्री का लग रहा है। अब केमिस्ट्री में कहाँ से, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक या फिजिकल से। तो आप देखोगे तो पता चलेगा ये इनऑर्गेनिक का है। और इनऑर्गेनिक में कौन सा चैप्टर से, देखिए केमिकल बॉन्डिंग से है। हाँ, केमिकल बॉन्डिंग से। अब सबसे पहले क्वेश्चंस को पोजीशन डिटरमाइन करो कि वो किस टॉपिक से आया हुआ है, किस चैप्टर से आया हुआ है। अब हमने पता कर लिया ये जो है किस चैप्टर से है, केमिकल बॉन्डिंग से। तो केमिकल बॉन्डिंग में अब कहाँ से आया है, केमिकल बॉन्डिंग में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से आया है, एमओटी से आया है या विस्पर थ्योरी से आया है, किससे आया। तो पता चलेगा ये जो है एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से आया। तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये पता होना ज़रूरी है कि वो जो क्वेश्चन है वो किस टॉपिक से आया है, किस चैप्टर से आया हुआ है। जब चैप्टर डिफाइन हो जाएगा तो हमको बस उसी चैप्टर में माइंड लगाना है। बाकी चैप्टर को तुम भूल जाओ। उस चैप्टर में जितने भी कंसेप्ट है सभी कंसेप्ट को रिकॉल करो और उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। तो हमको पता चल गया ये जो है केमिकल बॉन्डिंग और एमओटी से आया हुआ है। तो एमओटी से के अकॉर्डिंग हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, हमको क्या फाइंड करना है, कौन सा स्पीसीज है जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए, दोनों के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो हमको क्या फाइंड करना होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फाइंड करने का एक सुपर ट्रिक है। अगर ऑक्सीजन है जिसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स अगर ग्रेटर देन 14 है, इक्वल टू और ग्रेटर देन 14 है। देखिए, ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 8, 2 ऑक्सीजन के पास 16। तो 14 से बड़ा है, सभी 14 से बड़ा है या 14 के इक्वल। तो अगर ऐसा कंडीशन आ रहा है तो हमको बस 4 ऑर्बिटल अरेंज करना है। एक सिंगल अरेंज करना है इस तरह से, एक डबल, एक सिंगल और एक डबल। सॉरी, देखिए, सिंगल, डबल, फिर डबल और फिर सिंगल। इस टाइप से आप 4 ऑर्बिटल्स को इस तरह से अरेंज कर लो और इसमें आप इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करो। कौन सा इलेक्ट्रॉन फिलअप होगा, पी इलेक्ट्रॉन फिलअप होगा। अब हमको फाइंड करना है पी इलेक्ट्रॉन्स कितना है। देखिए, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना होता है, 2s2 2p4। पी में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 4। तो एक ऑक्सीजन के पास कितना पी में इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 ऑक्सीजन के पास कितना होगा, 2 ऑक्सीजन के पास कितना होगा, 8 होगा। इसी तरह से O2 पॉजिटिव के पास कितना होगा, पी में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 8 इलेक्ट्रॉन है। उसमें से एक माइनस कर दो, 7 हो गया, क्योंकि पॉजिटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया है। O2 माइनस में कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 और एक प्लस आ जाएगा 9। अब O2 2 पॉजिटिव में माइनस में कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 2 ऐड हो गया तो 10 हो गया। तो टोटल हमको बस पी में इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना और इस पी इलेक्ट्रॉन्स को हमको इस ऑर्बिट में अरेंज करना है। अब देखिए, ऑक्सीजन के लिए देखिए कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन के लिए देखिए, ऑक्सीजन में कितना है, पी में इलेक्ट्रॉन से 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स को हम इसमें अरेंज करेंगे। ये जो ऑर्बिटल है सिग्मा 2pz है। ये इस ऑर्बिटल को बोलते हैं सिग्मा 2pz। और ये जो 2 ऑर्बिटल है ये है पाई 2px, पाई 2py, दिस इज पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, दिस इज सिग्मा स्टार 2pz। अब हमको ऑक्सीजन के लिए अरेंज करना है। तो ऑक्सीजन में कितना टोटल पी इलेक्ट्रॉन से 8 इलेक्ट्रॉन से। अब इस 8 इलेक्ट्रॉन्स को इसमें अरेंज करना है। तो देखिए, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आता है इस टाइप से, 2 हो गया, 6 बचा। एक एक पहले फिल होगा, फिर हमारा पेयरिंग होगा। तो देखिए, 6 इलेक्ट्रॉन्स भर चुका है। अब हमारे पास कितना, 2 इलेक्ट्रॉन बचा है।
तो एक इसमें आएगा और एक इसमें आएगा। तो देख सकते हैं ऑक्सीजन के पास कितना है, ऑक्सीजन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक है पाई स्टार 2p में और एक है पाई स्टार 2py में। तो इस तरह से हमको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है। अब O2 पॉजिटिव को देख लेते हैं। सब ऑप्शन में जितने भी नया स्पीसीज है सबको एक जगह राइट कर लो और उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देख लो। अब O2 पॉजिटिव में कितना 7 इलेक्ट्रॉन है, तो देखिए 6 तक तो यहाँ पे फिल होगा और एक आएगा तो एक आ जाएगा इस तरह से एक, तो इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब O2 माइनस में देखिए 9 है तो 6 तक फिल हो गया, 3 है तो एक हुआ, 2 हुआ, 8 हो गया और एक 9 हो गया। इसमें भी एक इनफिनिट एक। हम ये भी पता कर सकते हैं किस समय अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, किस ऑर्बिट में। देखिए 2p z में है ये, यहाँ पे पाई स्टार 2py में है एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो देख सकते हैं यहाँ पे देखिए आंसर निकल के आ गया। O2 पॉजिटिव और O2 माइनस में क्या है, एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसमें यही फाइंड करना है। तो ये O2 पॉजिटिव और O2 माइनस किस में है, देखिए यहाँ पे O2 ये गलत हो गया, यहाँ पर भी O2 में तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और इसमें कितना है देखिए O2 पॉजिटिव और O2 माइनस, O2 पॉजिटिव O2 माइनस में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये वाला आंसर सही। देखिए हमको पता है ऑक्सीजन जो होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है। पैरामैग्नेटिक क्या होता है, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तो देख सकते हैं ऑक्सीजन में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, एक इसमें एक इसमें, इसीलिए ऑक्सीजन जो होता है पैरामैग्नेटिक होता है। और O2 पॉजिटिव क्या होता है, O2 पॉजिटिव भी पैरामैग्नेटिक क्योंकि इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जिसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो पैरामैग्नेटिक। और कैसे फाइंड करेंगे, इसी टाइप से 4 ऑर्बिटल अरेंज कर लो, P में वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख लो, P में कितने इलेक्ट्रॉन्स है उसको अरेंज करते जाओ इस तरह से। अनपेयर्ड है तो वो पैरामैग्नेटिक, पेयर्ड है तो वो डायमैग्नेटिक। ओके, आई होप कि आपको पिछला क्वेश्चन समझ में आया है। क्या करना था उसमें, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फाइंड करना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं और दूसरा क्वेश्चन है ये। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या कहता है। देखिए यहाँ पे लिखा है फॉर ब्रोमीन लिक्विड द एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इज x किलोजूल पर मोल। मतलब कोई ब्रोमीन लिक्विड है उसका एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कितना, x किलोजूल पर मोल है। और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ ब्रोमीन इज y किलोजूल पर मोल। मतलब x किलोजूल क्या है, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, और y क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है। हमको फाइंड करना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, x ग्रेटर देन y, x लेस देन y, x इज इक्वल टू y और रिलेशन डज नॉट एग्जिस्ट। तो देखिए इसको फाइंड करने के लिए हमको पता होना चाहिए एग्जैक्टली एटोमाइजेशन एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होता है। तो आइए इसको देखते हैं। देखिए एटोमाइजेशन एनर्जी नाम से ही पता चलता है, एटोमाइज करना, एटोमाइजेशन में जो एनर्जी लगता है, एटोमाइज करने में जो एनर्जी लगता है। देखिए ब्रोमीन हम लिक्विड को लेते हैं, ब्रोमीन यहाँ लिक्विड है, पता है ब्रोमीन हमेशा Br2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है हमेशा। और एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर पे। लिक्विड फॉर्म मतलब होता है जैसे वाटर होता है। अब देखिए ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट है, तो मान लेते हैं ये जो है एक कंटेनर में रखा हुआ है। एक कंटेनर में हमने ब्रोमीन भर दिया, जिस तरह से पानी भरा होता है, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ब्रोमीन। अब देखिए ये जो ब्रोमीन है हमने कंटेनर में भरा हुआ है, इसमें बहुत सारा ब्रोमीन होगा, लाखों करोड़ों ब्रोमीन होगा। अब हमको क्या करना है, इसमें से एक ब्रोमीन को बाहर निकालना है। अब देखो एक ब्रोमीन को हमको इसमें से क्या करना है, काफ़ी सारा ब्रोमीन है, इसमें बहुत सारा ब्रोमीन है भरा हुआ, एक दूसरे से काफ़ी लिंक्ड है, कनेक्टेड है, लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, कंटेनर में हमको रखा है। अब इसको हमको एटोमाइज करना है। एटोमाइज करना मतलब एक ब्रोमीन को हमको एटम के फॉर्म में लाना है, और इस एटम को फॉर्म में लाने में जो एनर्जी यूज होता है इसी को बोलते हैं हम एटोमाइजेशन एनर्जी और एटोमाइजेशन एंथैल्पी। अब देखिए कितना एनर्जी देना पड़ेगा हमको। क्या करना है, इस ब्रोमीन को हमको Br के फॉर्म में लाना है, एटम के फॉर्म में लाना है, क्योंकि Br क्या होता है, एटम होता है, Br के फॉर्म में लाना है। तो देखिए अब इसके अंदर हम देखते हैं कैसे होगा स्ट्रक्चर। एक कंटेनर में हमने ब्रोमीन लिया था, वो किस तरह से वाटर के जैसा है, जैसे इस एक गिलास में वाटर भरा हो तो उसी तरह से एक गिलास है उसमें ब्रोमीन भरा हुआ है। उस ब्रोमीन में से हमको क्या करना है, एक ब्रोमीन बाहर निकालना, एक Br बाहर निकालना है, और इसमें जो एनर्जी लगेगा इसी को बोलते हैं एटोमाइजेशन एनर्जी। क्योंकि एटोमाइज कर रहे हैं ब्रोमीन को हम लैटिस में से एक एटम के फॉर्म में ला रहे हैं, तो एटम के फॉर्म में लाने में जो एनर्जी यूज होता है उसी को बोलते हैं एटोमाइजेशन एनर्जी। अब देखिए इसके अंदर क्या होगा, ब्रोमीन बहुत सारा होगा, कंटेनर के अंदर ब्रोमीन बहुत सारा होगा, बहुत सारा ब्रोमीन होगा, लाखों करोड़ों ब्रोमीन होगा, हमको पता नहीं। उसके अंदर क्या से होगा, एक ब्रोमीन दूसरे ब्रोमीन से लिंक होगा, इस तरह से एक ब्रोमीन दूसरे से लिंक होगा, इस टाइप से बहुत सारा बॉन्डिंग होगा। अब देखिए बहुत सारा ब्रोमीन है, एक दूसरे से कनेक्टेड है,
हमको क्या करना है, एक ब्रोमीन को हमको इसमें से निकालना है और किसके फॉर्म में लाना है, Br के फॉर्म में लाना है। और इसी को बोलते हैं हम एटोमाइजेशन एनर्जी। कितना एनर्जी देना पड़ेगा, देखिए इस ब्रोमीन को निकालने के लिए पहले हमको एक Br2 को लाना होगा। Br2 सभी Br2 जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है ब्रोमीन के अंदर में, ब्रोमीन कंटेनर के अंदर इस टाइप से ब्रोमीन होगा, एक दूसरे से लिंक्ड होगा। इसके बीच में कौन सा फोर्स लगता है ब्रोमीन के बीच में, डिस्पर्सिव फोर्स, वीक वैन डेर वाल्स फोर्सेस, क्योंकि ये नॉन पोलर है। नॉन पोलर क्यों है, क्योंकि ब्रोमीन के बीच में नॉन पोलर बॉन्ड होता है। नॉन पोलर बॉन्ड है क्योंकि इसमें दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, और नॉन पोलर बॉन्ड है तो इसमें क्या होगा, वीक वैन डेर वाल्स फोर्सेस। अब देखिए इसमें से एक ब्रोमीन को निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, जितना ब्रोमीन है इसको बंधा हुआ रखा है तो सभी बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा हमको। एक ब्रोमीन को हम खींचेंगे तो ये ब्रोमीन बगल वाला क्या करेगा, उसको नहीं खींचने देगा, वो बोलेगा नहीं जाने देंगे। तो इस ब्रोमीन को हमको खींचने में बहुत एनर्जी लगेगी। अब मान लो इस ब्रोमीन में से खींच लिया ब्रोमीन, एक ब्रोमीन हमने वापस कर लिया, यहाँ पे इसमें से खींच के अलग कर दिया। हमको क्या करना पड़ा, इस सभी के बीच में जो भी बॉन्डिंग था सभी बॉन्डिंग को हमको तोड़ना पड़ा, सभी से दुश्मनी लेना पड़ा। सभी एक ब्रोमीन को हम निकाल लिए उसके लैटिस में से। अब हमने एक ब्रोमीन निकाल लिया, हमको कुछ एनर्जी देना पड़ेगा क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये कनेक्टेड एक दूसरे से, एक दूसरे में लिंक है, तो हमको एक ब्रोमीन लाने में हमको एनर्जी लगाना ही पड़ेगा। अब एक ब्रोमीन आ गया है, किस फॉर्म में आया, Br2 के फॉर्म में। ओके, हमने एक ब्रोमीन क्या किया, निकाल लिया। अब एक ब्रोमीन आ चुका है, अब ये भी अभी मॉलिक्यूल के फॉर्म में, हमको क्या करना है, एटम के फॉर्म में लेना है। तो एटम के फॉर्म में कैसे लाएंगे, ये जो ब्रोमीन है, ये जो Br2 कैसे होगा, Br होगा। अब इसको Br के फॉर्म में लाना है तो क्या करना पड़ेगा, ये जो बॉन्ड है वो तोड़ना पड़ेगा। इसको जब तोड़ेंगे तो ये फॉर्म में आएगा। तो एटोमाइजेशन एनर्जी क्या हुआ, एटोमाइजेशन एनर्जी द टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग एनी काइंड ऑफ एटम। मतलब एटोमाइजेशन होता है एटॉमिक फॉर्म में लाने में जो एनर्जी यूज होता है। क्रिस्टल लैटिस से, किसी भी लैटिस है उसके लैटिस से उसको एटम के फॉर्म में लाने में। तो देखिए ब्रोमीन हमारा लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा था, जिसमें बहुत सारा ब्रोमीन था कनेक्टेड की वजह से। एक ब्रोमीन को हमने ब्रोमीन के फॉर्म में लाया, इसी में जो एनर्जी लगा उसी को बोलते हैं एटोमाइजेशन एनर्जी। समझ में आ गया एटोमाइजेशन क्या होता है, ब्रोमीन को एटॉमिक के फॉर्म में लाने में, उसके लैटिस से, किसी भी सब्सटेंस से, कोई भी ब्रोमीन का एक सब्सटेंस है उसमें से एक ब्रोमीन को निकालने में, एटम के फॉर्म में लाने में जो एनर्जी लगता है उसी को बोलते हैं एटोमाइजेशन एनर्जी। अब देखिए एटोमाइजेशन एनर्जी बड़ा है या बॉन्ड एनर्जी बड़ा है, हमको ये रिलेशन फाइंड करना है। तो एटोमाइजेशन एनर्जी में क्या किया, हमने पहले एक ब्रोमीन को सभी ब्रोमीन से निकाला, उसके बाद क्या किया, बॉन्ड डिसोसिएट किया, बॉन्ड को तोड़ा। अब देखिए एटोमाइजेशन में दो स्टेप होता है, एक तो होता है एक ब्रोमीन को निकालने में एनर्जी लगा और फिर ब्रोमीन को तोड़ने में एनर्जी लगा, ये बॉन्ड डिसोसिएट करने, तो दो टाइप का एनर्जी लगा। तो देखिए एटोमाइजेशन में क्या हुआ, एटोमाइजेशन में क्या हुआ, एटोमाइजेशन में पहले हमने एक ब्रोमीन को लाया, उसमें मान लेते हैं Z किलोजूल की एनर्जी लगा, और फिर क्या हुआ, एक ब्रोमीन हम ला चुके हैं उसमें से, अब इसको हमने तोड़ दिया, तो इसको तोड़ने में जो एनर्जी लगता है उसी को बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, क्योंकि बॉन्ड को डिसोसिएट कर रहे हैं। तो बॉन्ड को डिसोसिएट करना है, बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लगता है दैट इज व्हाट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। वो कितना है, Y। एटोमाइजेशन में क्या होता है, पहले हमने ब्रोमीन लाया फिर बॉन्ड को ब्रेक किया, और ये कितना x के इक्वल है। तो यहाँ से देख सकते हैं x बड़ा है कि y बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है x जो है y प्लस समथिंग है, प्लस समथिंग मतलब x जो होगा बड़ा हो गया, क्योंकि x y को कुछ ऐड करेंगे तब आएगा। ओके, तो यहाँ पे x बड़ा हो गया, तो x बड़ा हो गया इस टाइप से। फिर से इसको समझते हैं, देखिए एटोमाइजेशन एनर्जी क्या होता है, एटॉमिक फॉर्म में लाने में जो एनर्जी यूज होता है। जैसे मान लेते हैं एक हमारे पास गोल्ड है, गोल्ड का स्पेसिस इतना बड़ा गोल्ड है हमारे पास, इसमें बहुत सारा आइटम होगा, हमको पता है बहुत सारा जब आइटम मिल गया होगा तो एक लैटिस बनाया होगा। अब हम इसमें से एक एटम को निकालेंगे, गोल्ड का एक एटम को निकालना है, तो एटॉमिक फॉर्म में उसके लैटिस से जो आने में एनर्जी लगता है उसी को बोलते हैं हम क्या, एटोमाइजेशन एनर्जी। तो ब्रोमीन लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता था, एक ब्रोमीन पहले निकाला, वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता था, Br2 के फॉर्म में, फिर हमने उसको एटम के फॉर्म में लाया। तो एटोमाइजेशन में होता है बॉन्ड डिसोसिएशन भी आता है, प्लस उसको एक निकालने में भी लगता है। तो दो एनर्जी इन्वॉल्व हो रहा है, लेकिन डिसोसिएशन में तो बस डिसोसिएट करने में, बॉन्ड डिसोसिएट करने में, और एटोमाइजेशन में क्या हुआ, पहले निकाले फिर हमको तोड़ना पड़ा, तो तोड़ने से तो ज़्यादा एनर्जी लगा ना। ओके, तो इसीलिए हमारा x जो होगा वो बड़ा हो जाएगा। अब हम तीसरे क्वेश्चन को करते हैं और इसमें देखते हैं कि क्या कंसेप्ट यूज़ हो रहा है, आइए देखते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन जो है इसमें कहता है एक सब्सटेंस है x,
एक सब्सटेंस एक्स है जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो है, हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट एंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन बोथ सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट। तो इसमें से चारों स्पीसीज में से कौन सा स्पीसीज है जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम है और इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करता है? सॉलिड और लिक्विड दोनों स्टेट में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। तो देखिए पहला स्पीसीज, पहला क्या कंडीशन है, लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, लो मेल्टिंग। दूसरा है सॉलिड में भी कंडक्ट नहीं करता है और लिक्विड में भी कंडक्ट नहीं करता है। तो आइए पहले तीनों ऑप्शन को देख लेते हैं। देखिए मरकरी, तो मरकरी क्या है, मरकरी एक मेटल है और तुमको पता है मेटल का खानदानी आदत है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना, उसका तो हैबिट ही है कंडक्ट करना इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए तो मेटल फेमस है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स। तो मेटल्स तो कंडक्टर्स होगा ही, कंडक्ट करेगा ही। इसमें क्या लिखा, डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और एक नॉलेज ये है कि ये जो मरकरी है वो हमेशा लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर पे। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। पिछली बार देखा था हमने। तो मरकरी लिक्विड फॉर्म में है और वो कंडक्ट करता है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा, डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि मरकरी हमारा डी ब्लॉक का एक एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स है और मेटल है, और मेटल का एक खानदानी आदत होता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना। तो ये तो कभी ऐसा नहीं हो सकता, ये कंडक्ट तो करेगा ही। अब देख दूसरे ऑप्शन, ये तो फेल हो गया। दूसरा ऑप्शन सिलिकॉन कार्बाइड। तो देखिए सिलिकॉन कार्बाइड एक कोवलेंट जीएंट स्ट्रक्चर है, ये जो है कोवलेंट सॉलिड होता है, आयनिक जो होता है हमारा सॉलिड स्टेट उसमें पढ़ा होगा। जो सिलिकॉन कार्बाइड है, सिलिकॉन कार्बाइड, इसमें कोवलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, कोवलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट होता है। और कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन से नहीं होता है। और कंडक्टिविटी कब होती है, जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा। मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, सी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो कंडक्ट करता है। सिलिकॉन कार्बाइड एक कोवलेंट सॉलिड है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स फ्री है ही नहीं, कोवलेंट कंपाउंड है। कोवलेंट कंपाउंड के पास इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करेगा, लेकिन ये कोवलेंट सॉलिड्स है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो जो होता है बहुत हाई होता है। क्योंकि सिलिकॉन कार्बाइड में क्या होता है, सिलिकॉन कार्बन, फिर हमारा दूसरा होता है इस तरह से कार्बन, फिर होता है सिलिकॉन, इस टाइप से ना बहुत मॉलिक्यूल एक दूसरे से लिंक्ड होता है। और ये जो होता है हमेशा सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, सॉलिड लिक्विड दोनों में, ये कंडक्ट नहीं करता है। ऊपर से इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, देखिए हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट को ज़्यादा है क्योंकि ये कोवलेंट सॉलिड है, कोवलेंट सॉलिड है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा ही। ओके, उसके बाद देखिए ये भी फेल हो गया, कंडक्ट तो नहीं करता है, कंडक्ट नहीं करता है, डज नॉट कंडक्ट, लेकिन इसका क्या है, मेल्टिंग पॉइंट कम नहीं है, ज़्यादा है, तो ये ऑप्शन नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट भी कम होना चाहिए और इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करना चाहिए। ये इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, कंडक्ट नहीं करता लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है क्योंकि ये कोवलेंट सॉलिड है। इसमें जो होता है कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, जैसे डायमंड की तरह, डायमंड का पता है तुमको कोवलेंट बॉन्ड होता है और वो क्या होता है, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। अब तीसरे ऑप्शन आता है जिंक सल्फाइड। अब देखिए जिंक सल्फाइड एक कैसा है, आयोनिक कंपाउंड है और तुमको पता है आयोनिक में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है इसके बीच में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काफ़ी स्ट्रॉन्गर फोर्स होता है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कम नहीं हो सकता। हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट, बहुत ज़्यादा होगा मेल्टिंग पॉइंट, कम नहीं हो सकता, ज़्यादा होगा मेल्टिंग पॉइंट, तो ये फेल हो गया। मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा भी यही ऑप्शन बचा। कैल्शियम टेट्राक्लोराइड, सॉलिड कार्बन टेट्राक्लोराइड, हमको पता है ये जो होता है नॉन पोलर होता है और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें इस तरह से होता है ClCl टेट्राहेड्रल। अब देखिए इसमें क्या है, ये क्या है, इस टाइप से इसका डाइपोल मोमेंट होगा, ऊपर में होगा तो इसका नेट डाइपोल मोमेंट जो होगा म्यू होगा 0, इसलिए क्या ये नॉन पोलर कंपाउंड है। नॉन पोलर कंपाउंड मतलब क्या होता है, नॉन पोलर कंपाउंड इसके बीच में कोई डिस्पर्सन फोर्स होगा, वीक वेंडर वॉल फोर्सेस। नॉन पोलर में वीक वेंडर वॉल फोर्सेस लगता है, वीक फोर्स की वजह से क्या होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा। ऊपर से देखिए ये कंडक्ट नहीं करता है क्योंकि इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। कार्बन टेट्राक्लोराइड के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं क्योंकि कार्बन का पूरा इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में टेक पार्ट किया है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं, इसलिए कंडक्ट नहीं करेगा। ऊपर से इसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम है, तो ये जो होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, तो आइए अब चौथा क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या करता है, कम्प्लेक्स है CrH2O6Cl। ये क्या करता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। उसके बाद क्या कंडीशन और देखिए,
एक कॉम्प्लेक्स इतना है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करता है। उसके बाद क्या है, ऑल्सो रिएक्ट्स विद AgNO3 सॉल्यूशन, मतलब सिल्वर नाइट्रेट के साथ भी ये रिएक्ट करता है। एक कॉम्प्लेक्स है इतना जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है प्लस रिएक्ट करता है AgNO3। गिवन स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, ये कितना होता है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट म्यू कितना होता है, √n इंटू n+2 होता है। n क्या है, n इज़ द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और ये कितना है 3.8। तो यहाँ से हम n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखिए एक ट्रिक है, अगर मैग्नेटिक मोमेंट अगर इतना दिया है तो जो पॉइंट होगा इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है, मतलब जो पॉइंट से पहले होता है जो नंबर होता है वही होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसमें कितना है 3 है, 3 के बाद कुछ है, तो सबसे जो छोटा इंटीजर होगा वही होता है इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जैसे 3.8 है तो 3 होगा, 2.8 से बने अगर मैग्नेटिक मोमेंट तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा 2। सिंपल, जो फर्स्ट इंटीजर होता है उसी को बोलते हैं हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इस टाइप से हम किसी भी अगर मैग्नेटिक मोमेंट गिवन है तो उसका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें कितना होगा 3, पहला वाला डिजिट। ओके, तो हम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया, तो कंपाउंड कितना होगा Cr, ऑर्गेनिक ये जो होगा कंपाउंड H2O6 और Cl3 होगा। ओके, n के जगह पे 3 रख देते हैं। हमको फाइंड करना है इसका IUPAC नेम। अब देखिए ये जो स्पीसीज है इसका IUPAC नेम फाइंड करना है। तो इसमें क्या है, देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करता है, इसको एक हम बॉक्स में के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे कि कितना Cl बॉक्स के अंदर है कितना बाहर है। तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो सकता है, या तो 1 होगा या तो 2 होगा या तो 3 होगा अंदर। ओके, अब देखिए इसमें क्या कि मैंने एक जो है यहाँ से हिंट आ रहा है AgNO3 के साथ रिएक्शन करता है। कब AgNO3 के साथ रिएक्शन होगा, जब इसमें एक जो होगा काउंटर आयन होगा, जब Cl बाहर में होगा। तो देखिए एक Cl बाहर होना चाहिए, तो अंदर में कितना हो सकता है 2 या 1 हो सकता है। तो क्या क्या चांस है, इसमें तो 6 होना चाहिए। देखिए इस टाइप से होना चाहिए Cl। देखिए एक ये ऑप्शन हो सकता है पहला, और दूसरा एक तो बाहर होना चाहिए मेरे को, अंदर में 2 होना चाहिए। तो 2 अंदर में है तो टोटल 6 होना चाहिए, तो ये हो सकता है, और नीचे 2 अंदर में ऐसे ठके। और दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, मतलब एक तो बाहर होना चाहिए Cl, क्योंकि वो AgN3 के साथ रिएक्शन करता है। एक से ज़्यादा हो सकता है, तो एक से ज़्यादा मतलब 2 Cl हो सकता है बाहर। तो देखिए Cr H2O 2 Cl बाहर है, यहाँ पे 5 और 1 Cl इस टाइप से, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा Cl 2 Cl है। ओके, तो 3 Cl होना चाहिए टोटल 3 Cl। यहाँ पे 1 Cl तो कम से कम बाहर में होना चाहिए, और मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो 3 Cl है, टोटल कितना Cl है, यहाँ पे 3 Cl है, क्योंकि n हमारा 3 आया। तो 3 Cl में 1 Cl तो बाहर होना चाहिए, तो अंदर में कितना, या तो 1 Cl होना चाहिए या तो 2 Cl होना चाहिए। तो या तो ये कंपाउंड होगा या तो ये कंपाउंड होगा। ओके, अब इस दोनों में से कौन है हमको ये फाइंड करना है। अब यहाँ पे एक हिंट ये है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करता है। तो देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म क्या होता है, ज्योमेट्री में हेर फेर। अब देखिए अगर ये है, मान लेते हैं ये है ClH2O5 Cl है, तो ClH2O5 है, तो इस टाइप से आप 6 बना दो। सॉरी, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। ऑक्टाहेड्रल में क्या होगा 4 स्क्वायर और एक ऊपर एक नीचे। अब देखिए मान लेते हैं 5 H2O है, 5 H2O है और एक Cl है। अब देखिए इसमें ज्योमेट्री में कोई हेर फेर नहीं होगा, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होगा, क्योंकि आप इस Cl को कहीं भी अरेंज करोगे तो जो भी स्ट्रक्चर बनेगा वो सेम रहेगा। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं हो रहा है। मतलब अगर ये होगा, अगर ClH2O4 होगा और Cl2 होगा, और बाहर होगा अगर 2H2O और एक Cl, ये जो होगा इसमें 2 Cl है, तो 2 Cl होने से क्या होगा, एक Cl यहाँ से आ सकता है और एक Cl क्या हो सकता है H2O यहाँ, एक Cl यहाँ भी आ सकता है। तो इसमें 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर, एक सिस एक ट्रांस बन सकता है। ओके, तो कंपाउंड क्या हो, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कौन शो करेगा, प्रोबेबिलिटी क्या था कंपाउंड का, ये वाला जो होगा ClH2O4 Cl2, और ये जो होगा और नीचे Cl और यहाँ पे 2H2O, ये जो कंपाउंड होगा। देखिए इस कंपाउंड को देखिए, इसमें एक Cl बाहर है तो ये AgNO3 के साथ रिएक्शन करेगा। इसमें देखिए इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना 3 है, क्योंकि हमको यहाँ पे इतना गिवन है 3 है, तो 3 Cl होना चाहिए। 3 Cl है तो यहाँ पे कितना, देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक, इसका जो ऑक्सीडेशन सिस्टम होगा कितना होगा, H2O का 0 तो कितना है 3 Cl है, तो 3 Cl के पास कितना नेगेटिव चार्ज होती है, तो -3 है, तो +3 होना चाहिए इसका, ताकि वो न्यूट्रल आ जाए। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +3 है। ऊपर से देखिए ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ये जो स्पीसीज है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे 2 Cl है,
2 Cl या तो Cl सिंस में हो सकता है या ट्रांस में हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे जो होगा ये जो कंपाउंड होगा वही होगा हमारा आंसर। अब इस कंपाउंड का हम नाम लिख लेते हैं। देखिए नाम कैसे लिखेंगे, देखिए हमारे पास कंपाउंड क्या है, CrH2O4 है और Cl2 है और बाहर में कितना 1 Cl है और यहाँ पे 2 H2 है। तो नाम क्या होता है, पहले देखिए, पहले हम इसका जो भी लिगेंड्स होता है उसका नाम करते हैं और लिगेंड्स में हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो देखिए टेट्रा एक्वा आएगा, टेट्रा एक्वा, उसके बाद डाइक्लोरिडो CH डाइक्लोरिडो टेट्रा एक्वा डाइक्लोरिडो। उसके बाद मेटल आयन, मेटल कितना है, क्रोमियम CHROMIUM क्रोमियम। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगा, क्योंकि अगर ये +3 है और H2O का 0 होता है तो टोटल 3 Cl है, तो Cl के पास -1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है, सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो Cl और क्रोमियम के पास +3, तो यहाँ पे +3 आ जाएगा इस तरह से 3। उसके बाद ये वाला बाहर वाला इसको क्या बोलते हैं, क्लोराइड, और इसको डाईहाइड्रेट, क्लोराइड या क्लोराइड, और यहाँ पे डाईहाइड्रेट हाइड्रेट क्यों, क्योंकि वाटर बाहर से है और 2 है इसलिए डाईहाइड्रेट। तो ये आ जाएगा टेट्रा एक्वा डाइक्लोरिडो क्रोमियम 3 क्लोराइड और डाईहाइड्रेट। ओके, तो ये आ जाएगा इसमें से जो कि आंसर होगा। इसमें 4 ऑप्शन था, यहाँ पे नाम लिखा हुआ था, आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जैसे ही आ गया तो यहाँ पे टेट्रा एक्वा डाइक्लोरिडो और क्लोराइड और डाईहाइड्रेट, इस तरह से हम ऑप्शन इजीली पिकअप कर सकते हैं। ओके, अब हम 5th क्वेश्चन को करते हैं और ये जो क्वेश्चन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आया हुआ है। और आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इस टाइप के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, 5th क्वेश्चन है। ये जो स्पीसीज गिवन है कोई कंपाउंड है, इसमें क्या किया है, सीरीज ऑफ रिएक्शन है। पहले NaNO2 + HCl, फिर दूसरा में हमने Cr2 Br2 दिया, फिर HNO3 और H2SO4। तो देखिए इसमें क्या, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन है इस टाइप का, तो हम पहले डिटरमाइन कर लेते हैं वो कौन कौन सा रिएक्शन है इसका, क्या कहीं देखे हैं। देखिए इसमें क्या है, NH2 लगा हुआ है, यहाँ पे ब्रोमीन लगा है। अब इसको Na2 + HCl देखोगे तो ये जो लगेगा थोड़ा सा डाइजोटाइजेशन वाला रिएक्शन है। HNO2 NaNO2 + HCl 273 से 278, ये एक डाइजोटाइजेशन रिएक्शन है। और इसमें कहाँ पे पढ़ा होगा आपने, हेलोअरिन्स में, और आपने पढ़ा होगा इसको एमीन्स वाले में, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में। इसमें क्या होता है, डाइजोटाइजेशन होता है, डाइजोनियम कंपाउंड बनता है। तो देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, आप पहले इस क्वेश्चन को राइट कर लो, ऑप्शन राइट कर लो सभी को, और पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, और नहीं बनता है फिर मेरा सॉल्यूशन देखना। ओके, तो आइए इसको क्वेश्चन को देखते हैं। तो हम इसको इरेज कर लेते हैं। देखिए किस टाइप से अप्रोच करना है। ये जो स्पेसिफिक जाना पहचाना लग रहा है, डाइजोटाइजेशन में इसका यूज होता है। क्या करता है, वो जो एमीन्स ग्रुप होता है, प्राइमरी एमीन्स ग्रुप, उसको किस में कर देता है, N2Cl में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे क्या होगा, NaNO2 + HCl क्या करेगा, जो हमारा ये NH2 ग्रुप है उसको क्या करेगा, डाइजोटाइज करेगा। ब्रोमीन पर इसका कोई रिएक्शन नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा N2Cl। और N2Cl को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, N111N, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, और यहाँ पे क्या होता है इस तरह से Cl-, इस तरह से इसके बीच में आयोनिक बॉन्ड होता है। ये होता है N2Cl। इसको N2Cl इस टाइप से सिंपल भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मैंने थोड़ा सा अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए N111N, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे Cl-, इसके बीच में आयोनिक बॉन्ड होता है। ओके, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस टाइप से, बेंजीन, यहाँ पे Br लगा और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं N2Cl। तो देखिए ये जो स्पीसीज है, पहले क्या हुआ, डाइजोटाइजेशन हुआ। डाइजोटाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, जो भी NH2 ग्रुप होता है उसको क्या करते हैं, N2Cl में कन्वर्ट कर देते हैं। इसका मैकेनिज्म अगर देखना है तो कमेंट करना, देखिए कैसे होता है, मतलब ये कैसे बन जाता है। तो देखिए ये डाइजोटाइजेशन हुआ, डाइजोटाइजेशन में क्या हुआ, N2Cl बन गया। अब यहाँ पे देखिए CO2 Br2, तो डाइजोटाइजेशन के जस्ट बाद जो होता है CO2 Br2 एक सैंड मेयर रिएक्शन है। सैंड मेयर रिएक्शन क्या करता है, डाइजोनियम सॉल्ट से क्या करता है, यहाँ पे ब्रोमो ग्रुप आ जाएगा। तो जब इसमें CO2 Br2 ऐड करोगे तो क्या होगा, सैंड मेयर रिएक्शन होगा। सैंड मेयर रिएक्शन क्या करता है, जो भी डाइजोनियम ग्रुप होता है उसको रिप्लेस करके ब्रोमीन आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा। तो यहाँ पे पहले से एक ब्रोमीन था और यहाँ पे एक ब्रोमीन आ गया। ये जो रिएक्शन इसको बोलते हैं सैंड मेयर रिएक्शन, डाइजोनियम से ब्रोमो में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, अब थर्ड ऑप्शन क्या है, यहाँ पे HNO3 और H2SO4। अब देखिए ये जो ब्रोमीन है, ये जो बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग क्या करता है, हमेशा
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। क्योंकि क्या होता है, ब्रोमीन यहाँ पे इसके पास लोन पेयर है, ये ब्रोमीन क्या होता है यहाँ पे रेजोनेंस हो सकता है, रेजोनेंस हो सकता है, यहाँ से ये डबल बॉन्ड होगा, ये डबल बॉन्ड होकर यहाँ पे आएगा। इस रेजोनेंस की वजह से क्या होगा, प्लस आर इफेक्ट की वजह से, प्लस एम इफेक्ट की वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। ऑर्थो पे डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। अब देखिए ये भी ब्रोमीन ऑर्थो पे नेगेटिव और पैरा पे नेगेटिव, इसके रिस्पेक्ट में ये पैरा हो गया। ये जो ब्रोमीन है इस ब्रोमीन के रिस्पेक्ट में ये वाला पोजीशन पैरा, इस ब्रोमीन के रिस्पेक्ट में ये वाला पोजीशन पैरा, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ओके, अब देखिए लेकिन हमको पता है ये जो ब्रोमीन है वो प्लस एम इफेक्ट से ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन ओवरऑल वो खींच ही लेता है रिंग से, जिसकी वजह से क्या होता है ये जो ग्रुप होता है ब्रोमीन ग्रुप, ये क्या होता है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। कैसे, बाय माइनस आई इफेक्ट। इसमें रेजोनेंस का इफेक्ट क्यों नहीं होता है, देखिए ब्रोमीन जो होता है काफ़ी बड़ा है, ब्रोमीन काफ़ी बड़ा है, कार्बन थोड़ा छोटा है। रेजोनेंस होने से क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। डबल बॉन्ड क्या होता है, कैसे बनता है, ओवरलैपिंग से। तो अगर इसका ब्रोमीन का एटम बड़ा है, कार्बन का एटम छोटा है, तो बड़े छोटे के बीच में एक बड़ा छोटा सा एटम है और एक बहुत बड़ा एटम है, इसके बीच में ओवरलैपिंग साइडवेज थोड़ा अच्छा नहीं होता है, इसलिए जो यहाँ पे रेजोनेंस थोड़ा कम होता है और इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होता है। ओके, ये रीज़न है। इंडक्टिव इफेक्ट क्यों ज़्यादा होता है, इंडक्टिव इफेक्ट तो होगा, रेजोनेंस नहीं हो पाता है, क्योंकि रेजोनेंस के लिए होना चाहिए साइज इक्विवेलेंट होना चाहिए ताकि अच्छे से ओवरलैप हो पाए ऑर्बिटल्स के बीच में। तो इस कार्बन और ब्रोमीन के बीच में उतना अच्छा ओवरलैपिंग नहीं होता है, जिसकी वजह से रेजोनेंस नहीं होता है। और ये क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग लेकिन डीएक्टिवेटिंग होता है। डायरेक्टिंग क्यों होता है, क्योंकि वो डायरेक्ट करता है रेजोनेंस की वजह से, ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव चार्ज लाता है। लेकिन डीएक्टिवेटिंग क्यों, क्योंकि वो ओवरऑल खींच लेता है, माइनस इफेक्ट ज़्यादा होता है प्लस एम इफेक्ट से, ज़्यादा मतलब ज़्यादा खींच लेता है और कम देता है, ओवरऑल खींच ही लेता होगा। ओके, देखो अब देखिए ये जो है फिर भी थोड़ा थोड़ा नेगेटिव तो होगा इस पोजीशन पे ऑर्थो पैरा पे। अब यहाँ पे HNO3 + H2SO4, इससे जब देखोगे तो याद आएगा ये तो है नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन, उसमें क्या होता है, नाइट्रेशन में क्या होता है, NO जो होता है, सॉरी NO2 जो होता है, NO2 पॉजिटिव, ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है। ओके, ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल मतलब पॉजिटिव चार्ज है, जहाँ पे अटैक करेगा जहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, या तो यहाँ या तो यहाँ या तो यहाँ, मतलब यहाँ यहाँ या यहाँ। अब कहाँ पे अटैक करेगा, देखिए सभी पे इक्वल चार्ज है नेगेटिव में, या तो यहाँ या तो यहाँ पे अटैक करेगा। अब देखिए यहाँ पे अटैक करेगा तो क्या होगा, ये ब्रोमीन धक्का मारेगा इसको, तो क्राउडिंग ज़्यादा है, यहाँ पे नहीं हो जाता। क्राउडिंग की वजह से यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि इसको क्राउड भी ज़्यादा होना चाहिए। ये जो ब्रोमीन है वो पास आने नहीं देगा, यहाँ पे इसको आना है, यहाँ पे इसको मैंगो मिल रहा है, ये खाने के लिए यहाँ पे अटैक करना चाहता है। यहाँ पर भी मैंगो रखा है, यहाँ पर भी मैंगो रखा है, तीनों पे ये जो NO पॉजिटिव ग्रुप है या तो यहाँ पे आएगा या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या करेगा, दोनों ब्रोमीन है सामने सामने, इसको आने नहीं देगा, धक्का मारेगा, तो या तो यहाँ आ जाएगा। अब देखिए ये दोनों पोजीशन सेम है, क्योंकि ब्रोमीन के नेक्स्ट वाला ब्रोमीन के नेक्स्ट वाला, तो इस दोनों पे कहीं भी आ सकता है NO2। मान लो यहाँ पे आ गया तो कौन सा कंपाउंड बन गया, ये कंपाउंड बन गया, देखो ब्रोमीन और यहाँ पे NO2, और ये फोर्थ ऑप्शन में था, फोर्थ ऑप्शन में था, तो ये कंपाउंड आ जाएगा। कौन सा आंसर क्या आ जाएगा इस कंपाउंड का, ये आगा इस तरह से ब्रोमीन था, यहाँ पे ब्रोमीन था और यहाँ पे NO2 ग्रुप आ जाएगा। ओके, तो ये आ जाएगा आंसर। तो इस टाइप से किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप कैसे सॉल्व करना है कि कहाँ कौन सा रिएक्शन है, उसको रिमाइंड करो और प्रोडक्ट बना दो। और जब रिएक्शन होगा तो देखना है कि कब क्राउडिंग होगी कब नहीं, तो जहाँ पे क्राउडिंग होगा वहाँ पे अटैक नहीं करेगा ग्रुप। ओके, तो इस टाइप से हम हर क्वेश्चंस को इजीली अप्रोच कर सकते हैं। पहले डिटरमाइन करना है वो किस टॉपिक से आया है, किस चैप्टर से आया, उसके बाद हम उस क्वेश्चंस को इजीली प्रोसीड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि इसी टाइप से हम वीडियो बनाते रहें तो कमेंट कीजिए किस टॉपिक पे बनाएं जो कि आपकी रैंक को बूस्ट कर सके। जो भी आपका प्रॉब्लम है वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ओके, थैंक यू।